कौन से काल सर्पयोग से हैं आप सब पीड़ित और किस काल सर्पयोग के कारण जीवन में आ रही है निराशा? आइए जानते हैं इस विषय में। जय माता दी। नमस्कार, मैं ज्योतिर्विद अनुराग अपने इस यूट्यूब चैनल ज्योतिर्विद अनुराग जी में आप सबका एक बार पुनः स्वागत करता हूँ। मित्रों, जैसा कि अभी मैंने पिछले वीडियो में ही आप सबसे वार्ता के क्रम में वचन दिया था कि जिसमें मैं काल सर्पयोग के बारे में बात कर रहा था, मैंने उसमें आप सभी से कहा था कि मैं आने वाले अगले वीडियो में आप सबको बताऊंगा कि किस भाव से कौन सा काल सर्पयोग बनता है। आज उसी क्रम में मैं पुनः आया हूं आप सबके बीच काल सर्पयोग के नामकरण के साथ कि आपके किस भाव में कौन से भाव से राहु बैठ रहे हैं और कहां से काल सर्पयोग का निर्माण कर रहे हैं, और जहां से भी काल सर्पयोग का निर्माण कर रहे हैं तो उस स्थिति में आपकी कुंडली में कौन सा काल सर्पयोग बन रहा है। जैसा कि मैंने पहले ही बताया था कि 12 प्रकार के काल सर्पयोग हमारी कुंडली में कहे गए हैं। तमाम प्रकार के विद्वानों का मत है, तमाम विद्वानों का ऐसा मत है कि राहु जहाँ बैठते हैं वहाँ से ही काल सर्पयोग को माना जाता है, काल सर्पयोग का निर्माण होता है और वहीं से उनका नामकरण होता है। लेकिन इसके विपरीत कुछ विद्वानों का मानना है कि नहीं, राहु जहाँ बैठते हैं उसके अलावा जो खाली स्थानों पर अन्य ग्रह बैठे हैं वहाँ से काल सर्पयोग माना जाएगा। जैसे मान लीजिए तृतीय भाव में राहु है और पंचम से लेकर नवम भाव तक तमाम अन्य ग्रह बैठे हैं, तो ऐसे में वासुकी नामक काल सर्पयोग का निर्माण होता है। लेकिन काल सर्पयोग का मुख्य कारण राहु केतु ग्रह ही होते हैं और इस आधार पर ही इनका नामकरण होना चाहिए। यह तथ्य अधिक स्पष्ट और तर्कसंगत भी है। इस नाते इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए काल सर्प जन्म कुंडली में राहु की स्थिति के अनुसार वो कहाँ बैठे हैं उस आधार पर बनने वाले काल सर्पयोग के मैं नामों की चर्चा करूँगा, और इसके अगले वीडियो में मैं बताऊंगा कि कौन से काल सर्पयोग का क्या प्रभाव होता है। लेकिन अभी तो आप अपनी कुंडली में देखिए कि आपकी जन्म कुंडली में कौन सा काल सर्पयोग यदि है, तो यदि ऐसा कोई दुर्योग बन रहा है तो आप देखिए, यदि काल सर्पयोग आपको किसी विद्वान ने बताया हो, किसी पंडित जी ने बताया, किसी ज्योतिषाचार्य ने बताया हो कि आपकी कुंडली में काल सर्पयोग है, अथवा नहीं भी बताया हो, तो आप अपनी कुंडली को देख लीजिए और उसमें मेरे इस वीडियो के माध्यम से आप सभी देख करके स्वयं जानकारी कर सकते हैं कि कौन सा काल सर्पयोग आपकी कुंडली में बना हुआ है। इसी विषय पर जैसा कि पिछले वीडियो में ही मैंने बताया, जिन्होंने मेरा पिछला वीडियो न देखा हो उनके लिए मैं बता दूं, ज़्यादातर अधिकांश यह देखने में मिलता है कि राहु और केतु इन दोनों को देख करके देखा जाता है कि इनके मध्य में यदि सभी ग्रह बैठ गए हैं तो यह काल सर्पयोग का निर्माण हमारी कुंडली में होता है। इसके अलावा एक अथवा दो ग्रह यदि हमारी जन्म कुंडली के राहु और केतु के मध्य से हट करके भी कहीं अगले भाव में जाकर के बैठ गए हैं तो भी काल सर्पयोग होता है, लेकिन आंशिक होता है। यदि यही स्थिति थोड़ा और दूर जाकर के बैठते हैं राहु केतु से, अंश के आधार पर, नक्षत्र के आधार पर और भाव के आधार पर, यदि अन्य ग्रहों की स्थिति जो है थोड़ी दूरी हो जाती है, कुछ दूर बढ़ते चले जाते हैं और दूर जाकर के बैठते हैं, तब वहाँ पर जो है आंशिक काल सर्पयोग या फिर अथवा फिर काल सर्पयोग का निर्माण नहीं होता है, या होता भी है तो आंशिक काल सर्पयोग होता है। इसी आधार पर अब जैसा कि राहु की स्थिति देख करके हम बात करते हैं काल सर्पयोग, कौन सा काल सर्पयोग हमारी कुंडली में है। तो यदि राहु हमारे लग्न में बैठे हैं तो ऐसे में फिर अनंत काल सर्पयोग का निर्माण होता है। यदि राहु हमारे लग्न में बैठे हैं तो ऐसे में जो काल सर्पयोग हमारी कुंडली में बन रहा है, राहु केतु के बीच में सारे ग्रह बैठे हैं या फिर अगल बगल में बैठ गए हैं, ऐसे में काल सर्पयोग का निर्माण हो रहा है। तो कौन से काल सर्प 12 प्रकार के काल सर्पयोग कहे गए हैं, तो कौन सा काल सर्पयोग हमारी कुंडली में बना है, इस नाते देखिए कि यदि प्रथम भाव से राहु की स्थिति है, प्रथम भाव में राहु बैठे हुए हैं, तो फिर ये अनंत काल सर्पयोग हो जाएगा। ऐसे ही मान लीजिए धन भाव में, यानी हमारे द्वितीय भाव में, जिसको हम वाणी भाव भी कहते हैं, वहाँ से पैतृक संपत्ति भी देखते हैं, अपनी वाणी के बारे में देखते हैं, वहाँ से अन्य प्रकार के स्थिर धन को भी हम देखते हैं। तो यदि वहाँ पर राहु बैठा हुआ है और काल सर्पयोग आपकी कुंडली में बन रहा है तो फिर वो कुलिक काल सर्पयोग हो जाएगा। और यदि उसके एक क्रम आगे चलते हैं और हम तीसरे भाव में देखते हैं कि राहु बैठा हुआ है
और जैसे मैंने पहले भी बताया वीडियो की शुरुआत में कि तृतीय भाव में अगर राहु बैठा है और पंचम से नवम के बीच में सारे ग्रह बैठ गए हैं, ऐसा करके मतलब राहु केतु के मध्य, तो फिर ऐसे में एक वार्षिकी काल सर्प योग का निर्माण हमारी कुंडली में होता है। ऐसे ही मान लीजिए चौथे भाव में राहु बैठे हैं और चतुर्थ भाव से काल सर्प योग का प्रारंभ हो रहा है, तो उस काल सर्प योग का नाम होगा शंखपाल। जैसा कि मैंने पहले ही बताया मित्रों कि प्रत्येक काल सर्प का अलग अलग प्रभाव होता है, किसी का कम जो होता है, किसी का ज़्यादा, कोई बहुत तीव्र पीड़ादायक होता है, कोई महान कष्टदायक होता है, तो कोई आंशिक काल सर्प योग भी माना जाता है। इस नाते उसमें थोड़ा कष्ट की स्थिति कम हो जाती है। अभी मैंने 4 काल सर्प योगों की बात की है। इसी बीच में मैं आपको पुनः याद दिलाना चाहूँगा कि ऐसे ही तमाम प्रकार की जानकारियों के लिए मित्रों मेरे इस यूट्यूब चैनल ज्योतिर्विद अनुराग जी को आप लोग सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और अन्य मित्रों के साथ शेयर करें। आते हैं अगले विषय पर। अभी हमने अनंत से लेकर अनंत, कुलिक, वासुकी और शंखपाल ऐसे 4 काल सर्प दोष जो हमारी कुंडली में बनते हैं उनके बारे में मैंने आप सभी को जानकारी दी। यदि काल सर्प योग का निर्माण आपकी कुंडली में है और 5वें भाव से राहु की स्थिति बन रही है, 5वें भाव में राहु बैठे हैं, वहाँ से काल सर्प योग बन रहा है, तो फिर इसे बोलते हैं पद्म काल सर्प योग। और इसके अगले भाव में यदि 6ठे भाव में राहु बैठे हैं तो फिर वो महापद्म हो जाएगा। मतलब क्या कि 5वें भाव से अगर काल सर्प प्रारंभ हो रहा है तो फिर वो पद्म काल सर्प योग हो जाएगा। और यदि मान लीजिए 5वें भाव से ना प्रारंभ होकर 6ठे भाव से हो रहा है तो फिर वो महापद्म हो जाएगा। और उसके बाद 7वें भाव में जो हमारे दाम्पत्य जीवन का विभाव कहा गया, वहाँ से हमारे वैवाहिक जीवन का ज्ञान होता है। वहाँ पर कौन सी राशि है, कौन से ग्रह बैठे हैं, किस ग्रह की स्थिति है, दृष्टि है, ये सब देख करके वहाँ दाम्पत्य जीवन से तमाम और अन्य तमाम प्रकार के विषय हमारे जीवन से संबंधित जो हैं वो सप्तम भाव से देखे जाते हैं। तो ऐसे में यदि सप्तम भाव से काल सर्प योग का निर्माण हो रहा है और राहु वहाँ बैठे हैं तो ये थोड़ा सा कठिन काल सर्प योग माना जाता है, जैसे कि तक्षक काल सर्प योग है ये। और इसके आगे जो त्रिक भाव माना जाता है हमारे कुंडली में, 8वां भाव जहाँ से आयु का विचार होता है, वहाँ यदि काल सर्प योग बनता है तो ये थोड़ा और कष्टदायी होता है, हमारी आयु को भी क्षीण करता है और इसको बोलते हैं कर्कोटक काल सर्प योग। 7वें भाव में तक्षक और 8वें भाव से यदि काल सर्प योग बन रहा है तो इसको कर्कोटक काल सर्प योग कहते हैं। और 9वां भाव जो हमारे पुनर्जन्म का भी विचार किया जाता है, वहाँ से हमारे भाग्य का विचार किया जाता है, हमारा भाग्य हमारा कितना साथ देगा, हमें कहाँ तक आगे तक ले जाएगा, हमें कितना मान सम्मान मिलेगा, कितना संपत्ति धन वैभव मिल सकता है, हमारे किए गए पुण्य प्रताप जो पुनर्जन्म में या जन्म जन्मांतर से अन्य जन्मों से लेकर इस जन्म तक में हमारे द्वारा जो पुण्य कर्म किए गए होते हैं उसके आधार पर हमारा ये 9वां भाव देखा जाता है। ऐसे में यदि काल सर्प योग का निर्माण 9वां भाव से हो रहा हो तो फिर उसको हम शंखचूड़ काल सर्प योग कहते हैं। और इसके अगला भाव जो है 10वां भाव, जहाँ से हमारे पिता का विचार किया जाता है, हमारे कर्मों का विचार किया जाता है, किस क्षेत्र में हम आगे बढ़ सकते हैं, किस व्यवसाय में हम आगे बढ़ सकते हैं, अन्य भाव से भी देखा जाता है और अन्य ग्रहों से, लेकिन 10वें भाव से भी इसका विचार किया जाता है। तो ऐसे में यदि ये दुर्योग ऐसा एक काल सर्प योग हमारे 10वें भाव से बनता है, प्रारंभ होता है, तो इसको बोलते हैं पातक काल सर्प योग। और 11वां भाव जिसे हम चिर लक्ष्मी के लिए मतलब चंचला लक्ष्मी जिसको बोलते हैं, आना जाना आय व्यय बना रहता है, तो ऐसे में जो आने वाली लक्ष्मी हैं इनका देखा जाता है और व्यय का द्वादश भाव इसे माना जाता है। तो खर्च को भी कम खर्च करवाना या अधिक खर्च करवाना भी एकादश से देख लिया जाता है। ऐसे में यदि एकादश भाव से काल सर्प योग जैसे दुर्योग का निर्माण हो रहा है तो इसको हम विषाक्त योग, विषाक्त काल सर्प योग के नाम से जानते हैं। और यदि द्वादश भाव बड़ा महत्वपूर्ण भाव होता है, केवल ये धन का खर्च भाव नहीं होता, इसे व्यय भाव कहते हैं, अन्य प्रकार का भी विषय इसमें देखा जाता है, लेकिन यह मान के चलना चाहिए कि केवल धन का व्यय नहीं करता, यह हमारे व्यक्तित्व का व्यय करता है, यह हमारे चरित्र का व्यय करता है, ये हमारे मान सम्मान का व्यय करता है, ये हमारे पद प्रतिष्ठा का भी व्यय करता है। इस नाते द्वादश भाव बहुत महत्वपूर्ण है, ये हमारे जीवन से जुड़ा हुआ बड़ा ही महत्वपूर्ण भाव अगर देखा जाए तो द्वादश भाव है। ये हमारे व्यक्तित्व को नष्ट करने के लिए भी काम करता है,
यदि अन्य ग्रहों की शुभ दृष्टि ना पड़ रही हो, या अच्छे ग्रहों की युति वहाँ ना बनी हो, या अन्य ग्रहों की राशियाँ वहाँ पर ना स्थित हों जो शुभता प्रदान करती हों, तो ऐसे में बड़ा ही घातक ये हो जाता अपने आप में ही। और यदि इसमें काल सर्पयोग का प्रारंभ हो जाता है, मान लीजिए कि वहाँ से काल सर्पयोग, राहु की स्थिति वहाँ बनती है और वहाँ से काल सर्पयोग प्रारंभ होता है, तो इसे बोलते हैं शेषनाग काल सर्पयोग। ऐसे 12 प्रकार के काल सर्पयोग हैं। अभी के लिए वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इस नाते मैं इतने ही जानकारी के साथ इस वीडियो को बंद करूँगा। लेकिन अगले आने वाले वीडियो में मैं अन्य अन्य काल सर्पयोगों के बारे में बताऊंगा कि किस काल सर्पयोग का क्या प्रभाव हमारे जीवन में होता है। यदि जानकारी में अच्छी लगी तो मैं पुनः आपसे आग्रह करता हूं कि वीडियो को लाइक एवं शेयर करें, साथ ही साथ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि अन्य जो आने वाले वीडियो हैं, अन्य में जो जानकारियाँ आप तक सब तक पहुँचाना चाहता हूँ, वो तुरंत ही आप सबके पास नोटिफिकेशन के माध्यम से पहुँच जाएँ। जय माता दी, नमस्कार।